हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये सीरीज़ जो होने वाली है, आज सीरीज़ का डे नंबर 2 है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट वीडियो थी, यानी फर्स्ट वीडियो इस सीरीज़ की, वो ही डिलीट हो गई थी किसी रीज़न की वजह से। तो आज मुझे फिर से वापस से सारे क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो बेसिक अगर इस सीरीज़ के बारे में बता दूँ, जैसा कि मैंने कल बताया था, तो ये CSIR नेट लाइफ साइंस की MCQ सीरीज़ होने वाली, जिसमें कि हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 50 क्वेश्चन हमको 1 वीक में कवर करने हैं। ऐसा करके हम हर सब्जेक्ट, यानी आज बायोकेमिस्ट्री हो गया तो नेक्स्ट वीक एनिमल फिजिक्स, उसके अगले वीक इकोलॉजी, ऐसे करके हम हर सब्जेक्ट से डिस्कस करेंगे टोटल 50 क्वेश्चन। और हर वीक में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका टोटल नंबर होगा, यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम टोटल 6 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। और सैटरडे और संडे को हम अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे सैटरडे संडे को। तो ये सीरीज़ का मोटिव होने वाला है। और 50 क्वेश्चन हमें टोटल 1 वीक में कवर करने होंगे। हालांकि छोटा नंबर है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अपने टाइम को मैनेज करते हुए कि डेली हम कम से कम एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो डिस्कस करें ही और उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और ये डेली हमारा PYQ डिस्कशन होने वाला है, एक भी दिन स्किप नहीं होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रेगुलर ये वीडियो पड़ेगी और डेली नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे कि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आती रहे वीडियो की। और इसमें हम कॉन्सेप्ट को PYQ डिस्कस करेंगे, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी उसका हर एक क्वेश्चन का डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो होने लगा होगा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, व्हाट इज द pH ऑफ 10 की पावर 7 मोलार सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो वेट फॉर ओनली 2 मिनट। तो यहाँ पे कह रहा है कि pH क्या होगा 10 की पावर 7 मोलार सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो देखा जाए तो इसे हम न्यूमेरिकल बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है और टाइम हमें मैनेज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल इसका एक ट्रिक होती है कि अगर कोई भी आपके पास एसिड दिया या फिर बेस दिया है, तो अगर एसिड दिया होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है pH पे, उसकी हमेशा वैल्यू 7 से लेस होती है। यानी आपकी जो वैल्यू होने वाली है वो भी जो भी होगी एसिड की वैल्यू, वो हमेशा 7 से लेस होगी। और अगर उसी की जगह पर हम क्या ले लें, अगर हम बेस ले लें तो बेस की वैल्यू हमेशा मोर देन 7 होती है, ये हमें पता है। और अगर इसको पता है तो हमें HCl जो होता है हमें पता है एसिड होता है, और एसिड होता है चाहे उसका जितना भी हम मोलर सॉल्यूशन बना लें, उसकी वैल्यू हमेशा 7 से कम होगी। अब यहाँ बोला 10 की पावर 7 मोलर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो होगी नियरेस्ट 7 के पास होगी। तो अगर ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो पहला कह रहा है ऑप्शन नंबर ए 6.00, बी कह रहा है 6.79 और सी कह रहा है 7.00 एंड डी कह रहा है 7.50। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू जो आ रही 7 के पास वो 6.79 आ रही है। तो इस वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो आंसर शो हो रहा है, क्वेश्चन शो हो रहा है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताता हूं और इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कॉलम ए में एंजाइम प्रॉपर्टीज़ बता रहा है, और कॉलम बी में उसका एक्सप्रेशन बता रहा है यहाँ पे। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उनके हिसाब से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन के वो भी दिए हुए हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करें, इसका आप जो भी क्वेश्चन देखते जा रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफिक एक्टिविटी टर्नओवर नंबर माइकलिस कांस्टेंट कैटालिटिक एफिशिएंसी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है, स्पेसिफिक एक्टिव होती है कि टोटल कितना प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस हो रही है किसी भी रिएक्शन में। तो अगर यहाँ पे देखा जाए स्पेसिफिक एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो Vmax प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन होगा। यानी किसी भी रिएक्शन की Vmax वैल्यू जो होगी, कितनी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है या फिर कोई भी रिएक्शन में कितना प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन यूज़ हो रहा है या बन रहा है, उसे हम स्पेसिफिक एक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हमें पता चल रहा है कि इससे कि टोटल प्रोटीन एक्सप्रेस कितना हो रहा है पर मिलीग्राम एंजाइम के डालने पे, उसे हम स्पेसिफिक एक्टिविटी कहते हैं, या फिर प्योरिटी इन मिक्सचर, एंजाइम की प्योरिटी इन मिक्सचर कहते हैं। उसके बाद अगर माइकलिस कांस्टेंट की बात करें, तो माइकलिस कांस्टेंट क्या होता है? माइकलिस कांस्टेंट हमारा होता है किसी भी रिएक्शन में, कोई भी अगर रिएक्शन वहाँ पे किसी भी जगह पे हो रही है, तो अगर हम माइकलिस कांस्टेंट की बात करते हैं, तो माइकलिस कांस्टेंट हमेशा क्या होता है आपका
माइकलिस कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा, अगर किसी भी रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो टोटल सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसे हम माइकलिस कांस्टेंट कहते हैं। यानी अगर यहाँ पे बात करें माइकलिस कांस्टेंट की, तो यहाँ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कितना कह रहा है, वी मैक्स अपॉन में 2 कह रहा है। और इसके अलावा कैटेलिटिक एफिशिएंसी की बात करें तो कैटेलिटिक एफिशिएंसी किसी भी रिएक्शन कितनी होती है, के कैट बाई के एम होती है किसी भी रिएक्शन में, अगर हम कैटेलिटिक एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं तो इसके हिसाब से अगर देखा जाता है तो कौन सा इसमें सबसे सही ऑप्शन क्या होगा, तो उसकी बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सी वाला कह रहा है कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। यहाँ पे टर्नओवर नंबर की बात जो कर रहा है, यहाँ पे टर्नओवर नंबर अगर देखा जाए तो वी मैक्स मोल्स ऑफ एंजाइम, यानी कितने एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी वी मैक्स कितने मोल्स ऑफ एंजाइम किसी भी रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं और वो वापस दोबारा कैसे रिएक्शन को स्टार्ट कर दे रहे हैं, उसे हम टर्नओवर नंबर कहते हैं। तो अगर उस हिसाब से बात करी जाए तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम बेस्ट ऑप्शन होगा। जहाँ पे हमारा टर्नओवर नंबर की बात करें तो ये हमारा वी मैक्स मोल्स ऑफ एंजाइम हो जाएगा। माइकलिस कांस्टेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो माइकलिस कांस्टेंट आपका कौन सा हो जाएगा, सबस्ट्रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। उसके अलावा अगर कैटेलिटिक एफिशिएंसी की बात करें तो वो D1 का 1 हो जाएगा, के कैट अपॉन के स्पेसिफिक एक्टिविटी टोटल प्रोटीन एक्सप्रेशन जितना होता है वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन शो होने लगा होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें तो यहाँ बोल रहा है इन मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस दैट कंटेन्स द कार्बन ऑफ ग्लूकोजेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंड प्रोडक्ट एरिथ्रोसाइट्स यानी आपके रेड ब्लड सेल्स में ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसका ऑप्शन आप पहले एक बार देख लीजिए कौन सा होगा, अपने मन में बता लीजिए, उसके बाद मैं आपको सही ऑप्शन बताता हूँ कि आखिर इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आई होप आपने कर लिया होगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको ऑप्शन पता होगा। तो अगर इसकी 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ग्लाइकोलिसिस बात की जा रही है तो ग्लाइकोलिसिस के एरोबिक जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस में 2 कंडीशन होती है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक यानी जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है और एनारोबिक यानी ऑक्सीजन जिसमें यूज़ नहीं हो रहा है। तो जब जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव और मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें पायरुवेट में ग्लाइकोलिसिस जब होता है तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 H2O निकलता है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में। लेकिन जब क्या होता है कि आरबीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स की, तो यहाँ पे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी टोटल एब्सेंट होता है आरबीसी में। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बनता है वो हमारा लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे लैक्टेट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस वजह से अगर देखा जाए कि यहाँ पे जो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज होता है वो यहाँ पे 2 मोल ऑफ लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ पे, आरबीसी में, आपके ब्लड में। और उससे फिर वापस जब लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे आरबीसी में डाल दिया जाता है या फिर डंप कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है ब्लड में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही, लैक्टेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ बोल रहा है द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी किलोजूल हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। यहाँ पे अगर टोटल फ्री एनर्जी की बात कर रहा है कि ग्लूकोज का 1 फॉस्फेट के हाइड्रोलाइसिस में कितने फ्री एनर्जी यूज़ होती है, तो वो हमारी 20.9 अप्रॉक्स यूज़ की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है 20 वाले ऑप्शन में क्वेश्चन में कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज ग्रेटर इन वाटर देन इथेनॉल। यानी जो वाटर में अगर हम NaCl को घोलेंगे और इथेनॉल को घोलेंगे तो NaCl बहुत जल्दी घुल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो ऐसे ये सॉल्वेंट मतलब कि अपने अंदर रखता है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया हुआ, विस्कोसिटी दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है और बॉइलिंग पॉइंट दिया है। तो इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है वो कमेंट जरूर करिएगा। तो 20 का आंसर जो होने वाला है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने वाला है। इसके पीछे कारण क्या है वो बताता हूँ। सरफेस टेंशन से इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम यही कंडीशन है। विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी में भी इसका कोई मतलब कि दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विस्कोसिटी और डेंसिटी के टर्म में अगर बात करें तो इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि NaCl की डेंसिटी बहुत कम होती है। और अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो ये वैल्यू को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि दोनों वैल्यू में कि कौन सा
मतलब कि दोनों में कौन कितना ज़्यादा डिसोसिएट हो जा रहा है। और अगर यहाँ पे अगर सरफेस टेंशन को लेके भी चलते हैं तो जो हमारा सरफेस टेंशन होता है उसमें वाटर का सरफेस टेंशन 77.82 होता है और इथेनॉल का क्या होता है कि 22.39 होता है। तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो उसकी जगह पे अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि जो हमारा वाटर का होता है वो 80.1 होता है और 25.3 किसका होता है, इथेनॉल का होता है। तो इस वजह से अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बात करते हैं तो NaCl बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाता है क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। और उसी जगह पे अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इसका बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी को गवर्न करता है और इसी वजह से यहाँ पे हमारा ऑप्शन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं हम। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पे अब दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय टायरोसिन। तो इसमें ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल है जो टायरोसिन से सिंथेसाइज नहीं होता है, मतलब टायरोसिन जिसे सिंथेसाइज मतलब नहीं बनाता है। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसे कि आपका टायरोसिन नहीं बनाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिएगा। पहला कह रहा है एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। तो इन सारे ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो आपका टायरोसिन होता है वो एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। अगर टायरोसिन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है तो इसे हमें दूसरे अमाइनो एसिड से बनाया जाता है। इसे दूसरे अमाइनो एसिड से बॉडी हमारी बनाती है, जिसका नाम है फिनाइलएलानिन। अब ये क्या होता है कि ये जो आपका ये टायरोसिन होता है, ये क्या करता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रेन केमिकल्स के जो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये क्या क्या बनाता है उसके बारे में बात कर लें तो ये हमारा बनाता क्या क्या है कि ये जो हमारा होता है एपिनेफ्रिन को सिंथेसाइज करता है, उसके अलावा ये हमारा नॉरएपिनेफ्रिन को सिंथेसाइज करता है और साथ ही साथ डोपामिन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो नहीं सिंथेसाइज करता है टायरोसिन। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेरोटोनिन को ये नहीं बनाता है। तो इस वजह से हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टायरोसिन एक सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को अटेंड कर रहे होंगे।